गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सभी छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी वीडियो देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। कल से आपका फर्स्ट पेपर यानी लिटरेचर पोर्शन शुरू हुआ है। लिटरेचर पोर्शन में आपकी बुक जो इंग्लिश की चल रही है, विद्या प्रकाशन की प्रकाशित हुई है, वो आपको लेनी है। ये इंग्लिश प्रोज फ्लेमिंगो, ये बुक का नाम है, विद्या प्रकाशन की है। इसमें पहला लेसन चैप्टर है द लास्ट लेसन। इसके राइटर ये लिखे हुए हैं अल्फोंस डॉडेन। इस लेसन में मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कंसल्ट मी, बट it is very interesting chapter to know about the last lesson. The title is the last lesson. Is very interesting and very impressive and attractive also. You know that Portia and France are neighbor countries and they often fought with each other. Once Prussia attacked on the France in the leadership of Bismarck. इसका सीधे सीधे अर्थ ये कि प्रूसिया और फ्रांस दो निकटवर्ती यानी पड़ोसी देश हैं जो आपस में एक दूसरे के प्रति संघर्ष करते हैं। एक बार प्रूसिया के शासक बिस्मार्क ने फ्रांस पर हमला कर दिया और फ्रांस के कई जिलों पर कब्जा कर लिया। उसमें फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज चलती थी। फ्रेंच लैंग्वेज में उस विद्यालय में एक एम हेमेल नाम के टीचर थे जो फ्रेंच टीचर थे, फ्रेंच लैंग्वेज ही पढ़ाते थे। और उसी विद्यालय में फ्रेंच नाम का लड़का था। फ्रेंच नामक लड़का जो प्रायः मिस्टर हेमेल से बहुत अधिक प्रभावित था। वह आज स्कूल बहुत देर से जा रहा था क्योंकि उसे पता था कि आज मिस्टर हेमेल मुझसे पार्टिसिपल के बारे में बहुत कुछ पूछेंगे, जबकि उसे पार्टिसिपल के बारे में एक शब्द भी नहीं आता था। पार्टिसिपल जानता ही नहीं था कि पार्टिसिपल मीन्स होता है। जब किसी देश का दूसरे देश पे शासन हो जाता है तो सबसे पहले वे उस देश की भाषा, संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करने का प्रयास करता है। वही हुआ। रूसिया ने वहां पर जो फ्रेंच लैंग्वेज चल रही थी, फ्रेंच लैंग्वेज में रोक लगा दी। बर्लिन से ये ऑर्डर आया कि कल से फ्रेंच लैंग्वेज जो विद्यालयों में पढ़ाई जा रही है वो अब नहीं पढ़ाई जाएगी। एम हेमेल को ये ऑर्डर मिला। एम हेमेल फ्रेंच टीचर थे। एम हेमेल अपने विद्यालय कैंपस के पास ही अपने एक छोटे से घर में रहते थे। वहाँ पर विद्यालय जब वो आते थे तो वो स्ट्रिक्ट थे, थोड़ा स्ट्रिक्ट रहने का तात्पर्य अनुशासित थे। विद्यालय में पहुँचते ही सारे स्टूडेंट्स बहुत ही शांत हो जाते थे और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते थे, हर बात को विस्तार से समझाते थे। उनकी यही खूबी बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती थी। इसी कारण बच्चे उनका कहना मानते थे। फ्रेंच नाम का एक लड़का जो विद्यालय बहुत देर से जा रहा था, उसने जब कबूतरों को रास्ते पर कुकू करते सुना तो उसने समझा कि क्या कबूतरों को भी जर्मनी भाषा सिखाई जा रही है। आगे जब बढ़ा तो देखा कि
जर्मन सैनिक वहाँ पर रूसिया के खड़े हुए हैं। वो आगे बढ़ता चला गया और उसने सोचा कि चुपचाप पीछे के दरवाजे से होकर के क्लास में पहुंच जाएगा, क्योंकि क्लास में शोर बजता रहता है और शायद एम हेमेल उसे ना पहचानता है, ना जानता है, और वो क्लास में जाकर के बैठ जाएगा। परंतु ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसे रास्ते में आवाजें तो डेस्क की खिसकाने, खोलने और बंद होने की आवाजें तो सुनाई दे रही थी, लेकिन बच्चे भी उसी अपनी अपनी यथास्थान बैठे हुए थे, लेकिन बहुत ही शांत वातावरण था, किसी भी प्रकार का कोई शोरगुल नहीं मच रहा था। तो जो फ्रेंच बालक को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे अपने आप में बड़ा परिवर्तन है, ये हो क्या रहा है। वो किसी तरीके से क्लास में पहुंचा तो उसने देखा कि एम हेमेल एक लंबी सी रूल लिए हुए वहां पर खड़े हैं। सभी छात्र अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, लेकिन लास्ट की सीट में कुछ अभिभावक जो उस क्षेत्र के जाने माने लोग थे वो बैठे हुए हैं। सभी एम हेमेल की बात को ध्यान से सुन रहे हैं। किसी के मुख मुद्रा में ऐसा कुछ नहीं प्रतीत हो रहा है जो कि एक नई अभिव्यक्ति को व्यक्त करता है। चुपचाप फ्रेंच जाकर के पीछे वाली सीट पर बैठ गया। एम हेमेल बड़े भावुक मन से कह रहे हैं कि आज मेरा ये अंतिम लेसन है, आज के बाद इस विद्यालय में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। आज मेरा ये लास्ट लेसन है, अंतिम पार्ट है, इसलिए इस टाइटल का नाम द लास्ट लेसन लिखा गया। और बहुत ही दुखी मन से वो खड़े हुए और उठकर खड़े होने के बाद यहाँ पर VIVE ला फ्रांस लिख दिया। इसका मीन्स क्या होता है? फ्रांस जिंदाबाद। ये बोर्ड में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा और इसके बाद उन्होंने इशारा किया कि एज क्लास इज डिसमिस नाउ, क्लास आज डिसमिस की जाती है। नेक्स्ट टर्म पर आप दूसरी लैंग्वेज पढ़ेंगे और मैं इन केस आप अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ूंगा। तो एक्चुअली ये लेसन इंटरेस्टिंग है और यहाँ पर जो मुख्य भूमिका एक फ्रेंच बालक की है, FRANZ। ये बालक है, द नेम ऑफ अ बॉय, ये लड़के का नाम है। स्टूडेंट है, स्टूडेंट कहाँ का है? ये फ्रांस का स्टूडेंट है, जहां पर रूसिया ने अटैक किया था। और इसको डिफीट किया था फ्रांस को, और वहां पर शासन किया था। ये थी समरी ऑफ द लेसन, मैंने हिंदी में पढ़ाई। अब आगे आपको मैंने 2 पैसेज पढ़ाए थे, अगला पैसेज मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर बुक आपके पास अवेलेबल है तो वर्ड वर्ड ध्यान से पढ़ते हुए चलना है, अगर नहीं है तो आप बहुत जल्दी यथाशीघ्र खरीद लें। विद्यालय में भी उपलब्ध है, विद्यालय से ले लें। मैंने कल पढ़ाया था समानता, यानी यहाँ पे लिखा है यूजली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज ए ग्रेट वसल व्हिच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट। समानता जब स्कूल खुलता था तो शोरगुल के साथ बहुत भगदड़ होती थी। स्ट्रीट इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जो बाहर गली में सुनाई पड़ती थी।
लेसन्स रिपीटेड इन यूनिशन वेरी लाउड। यहाँ पर एक स्वर में पाठों को बहुत जोर जोर से दोहराने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। सही रूप से समझने के लिए हमें अपने कानों पर हाथ रखना पड़ता था। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। और शिक्षक अपना एक बड़ा डंडा मेज पर पटकते रहते थे। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। लेकिन आप बिल्कुल खामोशी थी, बिल्कुल शांति वातावरण था। आई हैड काउंटेड ऑन द commotion to get to my desk without being seen. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. I had counted, यहाँ पर counted शब्द क्यों आया है? मुझे पूरी आशा थी, I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, कि बिना किसी के द्वारा देखे मैं अपनी डेस्क पर पहुंच जाऊं। मुझे इस बात की पूर्ण आशा थी। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी अ जस्ट क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन वास्तव में सब चीजें रविवार की सुबह की तरह शांत थी। जैसे संडे के मॉर्निंग में सब कुछ शांत रहता है, वैसे उस दिन भी सब कुछ शांत था। Through the window, I saw my classmates already in their places. खिड़की से मैंने देखा मेरे सहपाठी पहले से ही अपने स्थान पर बैठे हुए हैं, जहाँ पर हर रोज बैठते थे। And Mr. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. और एम हैमेल अपने भयानक लोहे के डंडे को अपनी बगल में दबाए कक्षा में यानी क्लास में इधर उधर घूम रहे। आई हैड टू ओपन द डोर। मुझे दरवाजा खोलना पड़ा। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन द बिफोर एवरीबडी। और सबके सामने अंदर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड। BLUSHED है, BLESSHED में अंतर होता है। ब्लस मीन्स आशीर्वाद देना, वरदान देना। यहाँ पर BLUSHED है, ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेड आई वाज। इसका मतलब है कि मैं कितना लज्जित था। ब्लस्ड का मतलब यहाँ पर लज्जित होना, असेम्ड होना। एंड हाउ फ्राइटेड आई वाज, और मैं कितना भयभीत था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मिस्टर हेमल सामी, मिस्टर हेमल ने मुझे देखा एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत ही दयालुता पूर्वक कहा, बहुत ही शांत पूर्वक कहा। क्या कहा? गो टू योर प्लेस क्विकली। चुपचाप अपने स्थान पर चले जाओ। लिटिल फ्रेंड्स, प्यारे फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। हम तुम्हारे बिना ही कार्यक्रम शुरू करने वाले थे। क्योंकि मिस्टर हेमल उसे बहुत ज़्यादा लाइक करते थे। मिस्टर हेमल, और यहाँ पर दो ही व्यक्तियों की पूरी कहानी है। मिस्टर हेमल एज ए फ्रेंच टीचर एंड लिटिल फ्रेंच। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। मैं बेंच पर उछल कर कूदा। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, और डेस्क पर बैठ गया। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। मैं बेंच पर उछला और डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, अपने भय पर थोड़ा काबू पाने के बाद, आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट। मैं थोड़ा सा भय से मुक्त हुआ। Did I see that our teacher had on his beautiful green coat? हमारे शिक्षक सुंदर हरे कोट में, अर्थात हरा रंग का कोट पहने हुए। इस फ्रिल्ड शर्ट, उनकी जो कमीज है, कमीज में क्या है? फ्रिल्ड माने झालर। उनकी कमीज में झालर लगी हुई है। कैसी?
झालर, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी सी काली रेशमी रंग की टोपी, रेशमी टोपी, सिल्क कैप है, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, एम्ब्रॉयडर्ड मीन्स होता है कढ़ाई, हर जगह कढ़ाई थी उसमें, दैट ही नेवर वर्स एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शंस एंड प्राइज डेज। ये ऐसी ड्रेस जो थे वो हमेशा, ऐसी वेशभूषा वो केवल निरीक्षण के समय या प्रतियोगिता आयोजन, जब कोई कंपटीशन होता था उस समय वो पहना करते थे, प्राइज डेज में पहनते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, इसके अतिरिक्त पूरा विद्यालय बिल्कुल अलग दिखता था, विचित्र सा था, एंड सोलन, और बहुत ही शांतिपूर्ण था। कैसा था? बहुत ही विचित्र और गंभीर दिख रहा था। बट द थिंग्स दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी, पर मुझे सबसे अधिक आश्चर्य ये देखकर हुआ कि ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, कि जो पीछे की जो बेंचें थी जो सदैव खाली रहती थी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, उन पर हमारी ही तरह गांव के लोग चुपचाप बैठे हुए थे। उसमें कौन बैठे हुए थे? ओल्ड हाउसर बैठे हुए थे विद हिज 3 कॉर्नर कैप, यानी तिकोना कैप पहने हुए थे, तिकोनी रंग की टोपी पहने हुए थे। इसके अतिरिक्त द फार्मर मेयर, पूर्व मेयर बैठे हुए थे, पोस्टमास्टर, पूर्व पोस्टमास्टर बैठे हुए थे, एंड सेवरल अदर, और कई अनेक लोग बैठे हुए थे, अन्य लोग भी थे। बिसाइड्स एवरीबडी लुक सैड, सभी लोग उदास दिखाई दे रहे थे, एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, हॉसर वर्णमाला की एक पुरानी किताब लाए हुए थे। यहाँ पर ओल्ड प्राइमर शब्द आया है, PRIMER, इसका मीन्स है वर्णमाला की बुक। Thumbed at the edge, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. And he held it open, और उसके पन्ने जो हैं कैसे हैं? उसके पन्ने किनारे मैले हो चुके हैं। थम्ड का मतलब होता है यहाँ पर बार बार अंगूठे के निशान उसमें लगने से वो गंदे हो गए हैं। थम्ड एट द एजेस, एजेस मींस होता है किनारे, उसके पन्नों के किनारे मैले हो गए। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और घुटनों पर खोलकर उन्होंने रखे हुए हैं उस बुक को, और पन्नों के ऊपर उनका बड़ा सा चश्मा पड़ा हुआ है। लिखा हुआ है ग्रेट स्पेक्टिकल्स, यानी बड़ा सा चश्मा, लाइन पड़ा हुआ है अक्रॉस द पेजेस, यानी पन्नों के ऊपर। While I was wondering about it all, जब मैंने ये सब देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ, यानी जिस समय मैं सब सोचकर देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ, अर्थात मैं आश्चर्य में डूबा हुआ था। एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमल अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे, आसीन थे, यानी माउंट शब्द यहाँ पर बैठने के लिए आया है, वैसे सीट होता है लेकिन यहाँ पर माउंट शब्द का प्रयोग किया गया है। And in the same grave and gentle tone which he had used to me, said my children, उसी गंभीर और शालीन स्वर में जो उन्होंने मेरे लिए प्रयुक्त किया था, कहा मेरे प्यारे बच्चों। क्या कहा? मेरे प्यारे बच्चों। दिस इज द लास्ट लेसन, ये अंतिम पाठ है। आई शैल गिव यू, the order has come from Bernil to teach only German in the schools of Alaska and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. ये अंतिम पाठ है जो मैं तुम्हें दूंगा, अर्थात जो मैं पढ़ाऊंगा। बर्निल से आदेश आया है कि अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में जर्मन पढ़ाई जाए। कौन सी लैंग्वेज? जर्मन लैंग्वेज। नया शिक्षक कल आ जाएगा, वह फ्रेंच का
तुम्हारा ये फ्रेंच का तुम्हारा लास्ट लेसन अंतिम पार्ट है। मैं चाहता हूँ कि तुम पूरे मनोयोग अटेंशन से, पूरे मनोयोग से इसे सुनो, ध्यान से सुनो। मनोयोग से सुनने का मतलब अटेंशन का मतलब यहाँ पर है पूरे मनोयोग से सुनना। What a thunderclap these words were to me। वास्तव में मेरे लिए शब्द कैसे थे? थंडरक्लैप, वज्रपात के समान। वज्रपात के समान क्यों थे? क्योंकि उसको जब इसमें इंटरेस्ट बढ़ा था उसी समय से ये ऑर्डर आया कि अब नहीं पढ़ाया जाएगा, तो उसके लिए वज्रपात था। ओ द रिचेस दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। ओ क्या मनुष्यत है, तो लोगों ने सूचना टाउन हॉल की सूचना पट पर ही लगा दी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच अध्याय, अंतिम फ्रेंच पार्ट। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, क्यों मैं तो मुश्किल से लिख पाता हूँ, मुश्किल से समझ पाता हूँ। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं कभी भी और अधिक नहीं सीख पाऊंगा। उसके अंदर वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का बालक था, वो और अधिक से अधिक सीखना चाहता था और उसका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी यही था, फ्रेंच लैंग्वेज। लेकिन इसीलिए उसने कहा कि मैं कभी भी और अधिक नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, अब मुझे पढ़ाई यही छोड़नी पड़ेगी। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। ओ मुझे अपने पाठों को याद न करने का दुख था। फॉर सीकिंग बर्ड्स eggs are going sliding on the shore। ऐसे डबल आर यहाँ पर वर्ड आया है, इसका मतलब होता है सारलैंड नामक जर्मनी का एक प्रदेश था, उसके लिए सार यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ठीक है, क्योंकि मैं पक्षियों के अंडों की तलाश करता रहा या सार में घूमने के लिए निकल पड़ता था। सार यानी ये आइसलैंड है, आइसलैंड वहाँ का जर्मन का, उसी के बारे में यहाँ बताया गया सार। My books that had seemed such a nuisance a while ago, मेरी किताबें जो कुछ समय पहले मुझे परेशान लगा करती थी, उठाने में काफ़ी भारी मुझे महसूस हुई। So heavy to carry my grammar and my history, मेरी व्याकरण की पुस्तक और मेरी संतों के इतिहास की पुस्तक History of the Saints were old friends now that I could not give up, जिसे मैं अब जिन्हें मैं अब छोड़ सकता था, नहीं छोड़ सकता था। नॉट टू एंड मिस्टर हैमेल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और एम हैमेल भी आज से ही जा रहे हैं, क्योंकि अब वह आज से फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाएंगे और मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, उनसे मैं कभी मुलाकात नहीं कर पाऊंगा। Made me forget all about his ruler and how cranky he was। इन चीजों ने मुझे उनके डंडे और वो कितने सनकी थे, क्रैंकी थे, इस बारे में भूलने के लिए मुझे विवश किया, अर्थात मैं इस बात को कभी भूल नहीं पाऊंगा।